नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस ई लर्निंग कक्षा में मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग इसी मध्यकालीन इतिहास से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान उनके द्वारा अपनाए गए विभिन्न प्रयोग या विभिन्न परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसका विवेचन करेंगे। उसके आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय खंड के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मतलब कि बीए पार्ट 2 के इतिहास विषय के छात्र छात्राओं के लिए यह अधिक उपयोगी है। वैसे तो यह भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व से, उसके सुधार से, उसके प्रयोगों से निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ और दीर्घोत्तरीय विषयनिष्ठ दोनों प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम लोग अपनी इस ई लर्निंग कक्षा में इसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न प्रयोगों की या परियोजनाओं की। पिछली कक्षा में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हुए यह जान चुके हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अन्य समकालीन सुल्तानों से अलग व्यक्तित्व वाला सुल्तान है। वह अपने शासन का आधार बुद्धिवाद को बनाता है, योग्यता को बनाता है और धर्म को स्थान नहीं देकर बुद्धि को, योग्यता को अधिक स्थान दे रहा है। उसके शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई या उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जो उसे इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद शासक के रूप में स्थापित कर देते हैं। आज हम लोग उन्हीं कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ख़ास तौर पर उसके शासनकाल में उसके द्वारा कुल 5 कार्य किए गए थे। पहला राजधानी परिवर्तन, दूसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तीसरा द्वाब में कर वृद्धि, चौथा कृषि सुधार और 5वां सैनिक अभियान। तो इसको हम लोग अलग अलग देखें कि इन 5 कार्यों के आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह कार्य उनके द्वारा क्यों किया गया था और उसे उसमें सफलता या असफलता क्यों मिली। सबसे पहले चर्चा करते हैं राजधानी परिवर्तन पर। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करता है। देवगिरी वर्तमान में अहमदनगर ज़िला में स्थित है। उसने इसका नाम दौलताबाद रखा। अब आता है सवाल कि अचानक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला क्यों करता है, या दिल्ली बसी बसाई दिल्ली से वो दौलताबाद क्यों चला जाता है। समकालीन इतिहासकार इसके बारे में अलग विवरण देते हैं या समकालीन इतिहासकारों के आधार पर जो बाद में इतिहास लिखे गए वो अलग विवरण देते हैं और वर्तमान अनुसंधान के आधार पर तथ्य कुछ और भी निकलकर सामने आते हैं। जैसे समकालीन इतिहासकार बर्नी कहता है कि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, अतः सुल्तान ने कुशल शासन के लिए राजधानी को वहां स्थापित किया। जबकि इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान ने दिल्ली के नागरिकों को दंड देने के लिए, क्योंकि उसके नागरिक, दिल्ली के नागरिक शासक का सम्मान नहीं करते थे, इसीलिए दंड देने के लिए उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से उठाकर दक्षिण भारत ले गया। ईसामी भी ऐसा ही कुछ कहता है कि सुल्तान के राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य जो था वो प्रजा को, दिल्ली की प्रजा को दंड देना था।
ख्वाजा मेहदी हुसैन कहते हैं कि दक्षिण में इस्लाम के प्रचार प्रसार के कारण राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया गया और दक्षिण भारत में होने वाले विद्रोह को कुचलने के लिए दौलताबाद को राजधानी बनाई गई। तो यहाँ वो इस्लाम के प्रचार प्रसार से इसे जोड़ कर देखते हैं। अब हम अगर इन इतिहासकारों के अलग अलग मतों पर चर्चा करें तो ये इतिहासकार अधूरी जानकारी देते हैं या इन इतिहासकारों का मत किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। सबसे पहले दौलताबाद जो है, जिसे कहा जाता है कि साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण इसे चुना गया, यह बहुत सही नहीं है, बल्कि यहाँ से सभी जगहों की दूरी एक समान नहीं है। फिर भी यह दिल्ली की तरह एक कोने में उत्तर भारत में केंद्रित नहीं है, बल्कि यहाँ से उत्तर दक्षिण दोनों तरफ और पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ की राज्यों को देखा जा सकता था। इसलिए यह संभावना बनती है कि यह भारत के एक उचित केंद्र को मानकर दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद को राजधानी बनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उत्तर भारत में साम्राज्य प्रसार का काम पूरा हो चुका था, साम्राज्य के फैलाव का काम पूरा हो चुका था। अब साम्राज्य के विस्तार की स्वाभाविक दिशा दक्षिण भारत बनती थी, तो अधिक उपयुक्त था कि दक्षिण भारत को केंद्र बनाकर अगर ऐसे जगह को केंद्र बनाया जाए जहां से उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर नज़र रखा जा सके, तो वहां से दक्षिण विजय को पूरा किया जा सकता था। तो और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दक्षिण भारत के में प्रचार प्रसार के लिए उत्सुक था। साम्राज्य का प्रसार वह दक्षिण भारत की ओर करना चाह रहा था। साम्राज्य के पास या सुल्तान के पास शक्ति भी थी और संसाधन भी थे कि वह दक्षिण भारत जो काफ़ी समृद्ध इलाका था वहाँ तक शासन को पहुँचाया जा सके। उसने दक्षिण विजय भी पूरी की, अपने शासन को सुदूर दक्षिण क्षेत्र तक पहुँचा भी दिया। अलग बात है कि उस पर वो अस्थायी नियंत्रण नहीं रख सका या वहाँ लगातार सुल्तान की सेना जब वापस आई तो छोटी अवधि में ही दक्षिण के राज्य अपने स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, दिल्ली से विद्रोह करके स्वतंत्र हो गए। तो सुल्तान के मन में यह रहा होगा कि नीचे अगर दिल्ली के केंद्र को थोड़ा नीचे खिसका लिया जाए तो वहाँ से दक्षिण भारत पर नियंत्रण आसानी से रखा जा सकता है। दूसरा कारण यह रहा होगा, उत्तर भारत में मंगोल आक्रमण शुरू हो चुका था। मंगोल मध्य एशियाई जाति के लोग थे जो चीन की दीवार बन जाने के बाद से दक्षिण की ओर, मतलब जो भारत है वो उनका स्वाभाविक हमला का केंद्र बन गया। तो वो धन लूटने की नीयत से अपने दक्षिण दिशा में मध्य एशिया देश के दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हुए भारत पर हमला करते थे। तो इनके आक्रमण के जद में दिल्ली भी आ चुका था और यह कई बार दिल्ली पर भी हमला कर चुके थे। शुरुआत में तुर्क शासकों ने प्रतिरोध, निष्क्रियता या सुरक्षात्मक भूमिका निभाई, लेकिन बाद में सुल्तानों ने आगे बढ़कर मंगोलों को टक्कर देना या प्रतिरोध पैदा करना शुरू कर दिया था और मंगोलों को अनेक आक्रमण में हार का मुंह भी देखना पड़ा था। लेकिन लगातार हमलों के कारण राजधानी असुरक्षित हो गई थी। इस कारण से भी मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद ले जाना चाह रहा होगा। कुछ इतिहासकार जो कह रहे हैं कि दिल्ली की प्रजा को उजाड़ दिया गया या प्रजा को दंड देने की नीयत से ऐसा किया गया या आधे अधूरे मन से ऐसा किया गया, ऐसी संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि कहीं भी दिल्ली को उजाड़ने का अस्तित्व नहीं पता चलता है। दिल्ली में पहले की तरह ही व्यापार वाणिज्य चलता रहा। दिल्ली के नागरिकों को ज़बरदस्ती दौलताबाद जाने के लिए बाध्य नहीं किया गया, बल्कि राजकीय सेवाओं से जुड़े हुए और धार्मिक पंथों से जुड़े हुए लोगों को स्वेच्छापूर्वक
चलने के लिए कहा गया था। कहीं भी दिल्ली के उजाड़ देने की बात सामने नहीं आती है, क्योंकि दिल्ली पहले की तरह आबाद रही और बाद में जब राजधानी वहाँ से वापस दिल्ली आई तो पहले की तरह ही दिल्ली बसी हुई रही। रास्ते में सुल्तान ने आराम करने के लिए जनता को या दरबारियों को आराम करने के लिए समुचित व्यवस्था कर रखी थी। जगह जगह पर विश्रामालय बनवाए गए थे, इसलिए दंड देने की बात गलत साबित होती है। इब्न बतूता स्वयं राजधानी परिवर्तन का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, सुनी सुनाई बातों के आधार पर उसने अपना विवरण लिखा था, इसलिए उसके विवरण के पर प्रामाणिकता उसके विवरण में नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर तुरंत सुल्तान ने दौलताबाद को त्याग कर वापस दिल्ली क्यों लौट गया। तो इसका कारण यह था कि सुल्तान को ऐसा लगता था कि दौलताबाद से प्रभावी तरीके से पूरे भारत पर या पूरे साम्राज्य के हिस्सों में नियंत्रण रखा जा सकता है। लेकिन दिल्ली की जो महत्ता थी वह कभी कम नहीं हुई, न ही सुल्तान ने दिल्ली की महत्ता को कम करने का प्रयास किया। जब दौलताबाद पहुंचा तो उसे वहां से फिर उत्तर पश्चिम के इलाके जो आधुनिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के केंद्र हैं, जो स्वाभाविक हिंदू कुश पहाड़ियाँ जो भारत को स्वाभाविक सुरक्षा श्रृंखला प्रदान करती थी, वहाँ तक रक्षा करना, उसकी देखरेख करना कठिन होने लगी। इस समय अफ़गानिस्तान का जो इलाका है वर्तमान में, जो भारत पर हमला के लिए काफ़ी भारत पर हमला के लिए मार्ग प्रदान करता था मध्य पूर्व एशियाई जातियों को। मध्य पूर्व एशियाई जातियाँ उस रास्ते से होकर खैबर और बोलन दर्रे से होकर हिंदू कुश पहाड़ियाँ से होकर भारत के बड़े मैदानी भाग में प्रवेश पाते थे। अफ़गानों ने भी इसी रास्ते का प्रयोग किया, मंगोल भी इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में जो शक और हुन जातियाँ आई वो भी इसी रास्ते का प्रयोग करके भारत पर आक्रमण करती थी। तो इन रास्तों पर ये जो रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्से थे, इसकी सुरक्षा दिल्ली की सरकार हमेशा करती रही। बाद के कालों में भी, मुग़ल काल में भी सुल्तानों ने इस क्षेत्र को पर अपना ध्यान रखा ताकि दिल्ली की सल्तनत या दिल्ली के शासन व्यवस्था को, दिल्ली के प्रशासनिक केंद्र को कोई असुरक्षा उत्पन्न नहीं हो। तो इस समय यहाँ पर अस्थिरता का दौर चल रहा था और यहाँ का शासक जो था वह शासक वर्ग में बदलाव आ रहा था। दौलताबाद से रहकर इन स्थितियों को तेज़ी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, इसलिए सुल्तान जो है वह पुनः दिल्ली लौट गया। इसके अलावा जो यह मत उठता है कि सुल्तान मुस्लिम संस्कृति को विकसित करने की इच्छा से दौलताबाद गया, यह बहुत असंगत नहीं है, क्योंकि सुल्तान अपनी यात्रा के दौरान मुस्लिम विद्वानों, सूफी संतों आदि को भी बसाने में मदद की। तो सांस्कृतिक पहलुओं में भी यह निर्णय सांस्कृतिक पहलुओं से भी प्रभावित हो सकता है। दौलताबाद को उजाड़ नहीं दिया गया। जैसे सुल्तान वापस दिल्ली लौटा तो उसने दौलताबाद को बसाए रखने का प्रयास किया, लेकिन जो उलेमा वर्ग, जो अमीर वर्ग दिल्ली की शानो शौकत में रमे बसे थे, वह उसे भूल नहीं पाए और वापस वे लौट गए। जैसे ही सुल्तान दक्षिण की ओर गया, उसी समय मावाड़ में एक विद्रोह हुआ जिसे दबाने के लिए सुल्तान दक्षिण गया, किंतु प्लेग की महामारी और मृत्यु की अफवाह से शीघ्र ही कई क्षेत्रों में विद्रोह फैल गया और दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से खिसक गया। इस प्रकार दौलताबाद को दूसरी राजधानी बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। परिणामतः मोहम्मद बिन तुगलक ने 1335 से 37 के दौरान राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली परिवर्तित कर दी और लोगों को दिल्ली वापस जाने की छूट दे दी। इस प्रकार जनता की असुविधा और देवगिरी के गैर प्रशासनिक महत्व को
नहीं भांप पाना सुल्तान की असफलता कही जा सकती है, लेकिन यह सुल्तान की सनक या पागलपन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसका यह निर्णय सही था। और दिल्ली की अपेक्षा अगर पूरे साम्राज्य को सुरक्षित करना हो तो दिल्ली की अपेक्षा दौलताबाद अधिक प्रभावी केंद्र बन सकता था। लेकिन इस कार्य में उसे अपने सामंतों, अपने सैनिकों का, अपने अमीर वर्गों का, उलेमा वर्गों का पूरा समर्थन नहीं मिला। जो दिल्ली में रचे बसे हुए थे वो दिल्ली को भूल नहीं पाए। दक्षिण पश्चिम सीमा की असुरक्षा और सुल्तान का लगातार विद्रोह को दबाने के प्रयास में ही उलझे रहना दौलताबाद को एक मजबूत राजनीतिक केंद्र विकसित होने में काफ़ी कठिनाई पैदा कर दिया। यह कह सकते हैं कि अगर सुल्तान स्थिर रहता या उसके इतने ज़्यादा विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ता तो हो सकता है कि वह अपने राजधानी परिवर्तन में सफल हो जाता या दौलताबाद को दूसरी राजधानी के तौर पर स्थापित कर देता। लेकिन सुल्तान स्वयं अपनी राजनीतिक अस्थिरता में उलझा रहा। इस कारण दौलताबाद वह महत्व प्राप्त नहीं कर पाया जो दिल्ली को मिला हुआ था। सुल्तान के अलावा उसके अमीर वर्ग, उसके सामंत दौलताबाद को दूसरी राजधानी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। इस प्रकार दौलताबाद दूसरी शक्ति केंद्र के रूप में नहीं उभर पाया। दक्षिण भारत में भी कोई एक समन्वित शक्ति या प्रभावित शक्ति नहीं थी। नहीं तो हो सकता है कि वो प्रभावित शक्ति सुल्तान के लौटने के बाद दौलताबाद को केंद्र बनाकर अपने आप को स्थापित कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दक्षिण भारत में अनेक विजयनगर और अनेक राज्यों का अस्तित्व पैदा हो गया। इसी कारण से एक समन्वित राजधानी या दूसरे सत्ता केंद्र के रूप में दौलताबाद उभर नहीं पाया। दूसरा प्रयोग या दूसरा परियोजना जो था वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, जो 1329-30 में अपनाया गया। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है टोकन मुद्रा। जैसे आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुद्रा को, एक कागज़ का नोट होता है और उस पर जो मूल्य छपा होता है वह उस कागज़ का मूल्य होता है। जैसे कागज़ के टुकड़े पर अगर 10 रुपये छपा है तो उस कागज़ के टुकड़े का मूल्य 10 रुपया होता है। अगर उस कागज़ के टुकड़े पर 500 रुपये छपा होता है तो वह कागज़ का टुकड़ा 500 रुपये के बराबर का मूल्य धारण करता है। मतलब कि मूल्य उस कागज़ के टुकड़े का नहीं है, बल्कि उससे जारी करने वाली सत्ता का है। जो सरकार उस कागज़ के मुद्रे के बदले उसे व्यवहार में लाने वाले लोगों को उतना पैसा देने का वादा करती है। जैसे आज हमें 500 रुपया का, मेरे पास कोई कागज़ का टुकड़ा है जिस पर 500 रुपया लिखा हुआ है। जब हम बैंक में जाते हैं और उसे देते हैं तो वो 500 रुपये के बराबर का मूल्य को स्वीकार करता है। जब हम बैंक में जाकर उसे जमा करते हैं तो हमारे खाते में बैंक 500 रुपया जमा करता है। या जब हम बाज़ार में जाकर वस्तुओं को खरीदते हैं तो दुकानदार हमें उस कागज़ के नोट के बराबर 500 रुपये की वस्तुएं देता है। अगर हम 10 रुपये की नोट लेकर जाते हैं तो उसे 10 रुपये के बराबर में हमें वस्तुएं प्राप्त होती है। तो जारी करने वाले, उस कागज़ के टुकड़े को जारी करने वाली सरकार व्यवहार में लाने वाले को यह विश्वास दिलाती है कि उस नोट के बदले, उस अंकित मूल्य के बदले सरकार उसे उतना पैसा देगी या उसका उतना मान देगी जो उस कागज़ पर लिखा हुआ है। तो इसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। मतलब कि वस्तु का मूल्य कुछ भी हो, लेकिन जारी करने वाले व्यक्ति के द्वारा, जारी करने वाली सरकार के द्वारा व्यक्ति को उसका जितना अंकित मूल्य दिया गया है उतना वह प्रदान करेगा। ये टोकन मुद्रा आज के अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 1329-30 में।
जब व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था या बहुमूल्य धातुएं व्यापार विनिमय का साधन हुआ करती थी। मुहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी मुद्रा प्रणाली को शुरू करने का आकांक्षी था। उसकी महत्वाकांक्षा थी मुद्रा प्रणाली को सुधारने की। सांकेतिक मुद्रा जारी करने के पूर्व उसने मुद्रा सुधार के तहत 2 नए सिक्के, चांदी की अदली और सोने का दिनार भी चलाया था। मतलब वह पहले से सिक्का में बदलाव ला रहा था। चांदी की अदली और सोने का दिनार पहले से ही जारी किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग विश्व में इससे पहले मंगोल शासक कुबलई खां 1260 में कागज़ की मुद्रा प्रारंभ करके जारी करके कर चुका था। 1294 में ईरान के शासक काई कातू ने भी इस तरह के प्रयोग को किया था। मतलब मुहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान नहीं था जो सांकेतिक मुद्रा को जारी कर रहा था, बल्कि उससे पहले मंगोल शासक कुबलई खां 1260 में और 1294 में ईरान के शासक काई कातू ने भी इसे जारी किया था। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में विश्व में चांदी का काफ़ी कमी हो गया था। चांदी की काफ़ी भारी कमी हो गई थी। परिणामतः चांदी की कीमत बढ़ती जा रही थी और आज भी या पुराने समय में भी शासन के मजबूती का आधार जो है वो बहुमूल्य धातुएं होती है। सोना और चांदी के रूप में यह रिजर्व रखी जाती है। तो सुल्तान इस बहुमूल्य धातु को बचाने के लिए सांकेतिक मुद्रा जारी किया और चांदी को राजकोष में संग्रहित करने का प्रयास किया। तो सुल्तान ने क्या किया कि चांदी के टंकों को, जो चांदी की मुद्रा सुल्तान जारी करता था, राज्य जो है चांदी के टंकों को जारी करता था, उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने कांसे का सिक्का बनाया और उसे जनता के बीच स्वीकार करवाने का प्रयास किया। कांसे का सिक्का चलाने का प्रयास किया। चांदी की मुद्रा की जगह उसने नागरिकों से कांसे की मुद्रा के प्रचलन को शुरू करने का प्रयास किया। निर्धारित मात्रा के चांदी के बदले कांसे की मुद्रा को जारी किया गया। लेकिन समस्या यह हुई कि यहाँ पर सरकार के स्तर से गलती यह हुई कि टकसाल पर वह कड़ा नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। टकसाल कहते हैं जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है। तो उसने जो कांसे का सिक्का जारी किया, उस कांसे का मूल्य कम था और उस कांसे के मूल्य के बराबर उस कांसे के टुकड़े को चांदी के सिक्के के बराबर माना गया। राज्य ने कहा कि कांसे का यह सिक्का चांदी के सिक्के के बराबर है और नागरिकों से अनुरोध किया गया कि वो अपने नियमित कामकाज में इस कांसे के सिक्के से लेन देन करें। चांदी की मुद्रा राज्य ने रिजर्व रखनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर गलती यह हुई कि राज्य जो है वो टकसाल पर अपना कड़ा नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। परिणामतः बाज़ार में ढेर सारे नकली कांसे के सिक्के बनने लग गए, ढलने लग गए, जो बिल्कुल हूबहू असली सिक्कों की तरह ही, असली कांसे के सिक्के की तरह ही दिखते थे। तो सरकार की यह चूक जो है काफ़ी घातक साबित हुई और बाज़ार जो है वो नकली सिक्कों से भर गया। सुल्तान ने इस तरह के सिक्कों को रोकने का बहुत ठोस उपाय नहीं किया। दूसरा, व्यापारियों में भी यह विश्वास दिलाने में वह नाकाम रहा कि आवश्यकता पड़ने पर इस कांसे के बदले वह चांदी के सिक्कों को राज्य जारी करेगा या उतने मूल्य के चांदी के सिक्कों को राज्य हमेशा दे देगा। व्यापारियों में यह विश्वास दिलाने में सरकार नाकाम रही। परिणाम यह हुआ कि बाज़ार में कांसे के सिक्के लोग नहीं लेने लगे, लेने से इनकार करने लग गए और व्यापारियों ने इसे लेना बंद कर दिया। लगान वगैरह जाली सिक्कों से भी चुकाया जाने लगा, मतलब कि उल्टा राजकोष में और जाली सिक्के आने लग गए। इससे व्यापार पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः सुल्तान ने इसे वापस ले लिया। जो कांसे के सिक्के बाज़ार में चलाए गए थे, उसके बदले सरकार ने अपने वादों के अनुरूप चांदी के
सिक्के जारी किए, कांसे के सिक्के वापस लेकर चांदी के सिक्के दिए गए। इससे सरकार पर दोहरी मार पड़ी। राजकोष में नकली कांसे के सिक्के भर गए और असली चांदी के सिक्के निकल गए। मोहम्मद बिन तुगलक का यह प्रयोग असफल साबित हुआ। यह प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के पागलपन का परिचय नहीं देता है, क्योंकि आधुनिक युग में सांकेतिक मुद्रा ही अर्थव्यवस्था का आधार है। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन युग की। उस समय ऐसा सोचना काफ़ी दूरदर्शितापूर्ण कदम था। गलती यह हुई कि इसके कमज़ोर पक्षों पर सुल्तान का ध्यान नहीं गया। सुल्तान इसके कमज़ोर पक्षों पर ध्यान नहीं दे पाया और इसके जाली सिक्कों को वह रोक नहीं पाया। अगर टकसालों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित हो जाता, नकली सिक्कों पर कड़ाई से रोक लगाई जाती या लोगों में भरोसा दिया जाता कि राज्य के पास पर्याप्त रूप से चांदी का भंडार है, जिसे वो आवश्यकता पड़ने पर जनता को दे सकता है या विदेशी व्यापार में जनता जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है, और यह कांसे का मूल्य जो है वो वास्तविक चांदी के मूल्य के बराबर है। अगर यह नकली सिक्का बाज़ार में नहीं आता तो हो सकता है कि व्यापारी वर्ग भी इसे स्वीकार कर लेता। तो सुल्तान की गलती यह हुई कि वह नकली सिक्कों को नहीं रोक पाया और अपनी जनता में यह भरोसा कायम नहीं करवा पाया कि लेन देन में वह इसे स्वीकार करवाए। उल्टे कांसे की मुद्रा को जारी करना और फिर उसे वापस लेकर चांदी की मुद्रा को देना, इससे व्यापार राजकोष पर काफ़ी असर पड़ा। वास्तव में चांदी की मुद्रा को बचाकर मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैनिक अभियानों को और भी तेज़ करना चाहता था। उसका कराची अभियान और मध्य एशिया में जो सैनिक अभियान करने वाला था, उन दोनों सैनिक अभियानों पर इसका बुरा असर पड़ा। राजकोष पर दबाव पड़ा, राजकोष रिक्त होने लगा और इस कारण साम्राज्य को स्वाभाविक विस्तार जो साम्राज्य कर रहा था सुदूर दक्षिण भारत या मध्य एशियाई देशों की ओर हो सकता है कि मध्य एशिया में अफ़गानिस्तान वगैरह के इलाकों में भी दिल्ली सल्तनत की सेना पहुंच जाती। लेकिन इस तरह राजकोष पर धन का दबाव था, जिसके कारण वह पर्याप्त मात्रा में सैन्य संगठन पर अपना ध्यान नहीं दे पाया। तो जहां यह सांकेतिक मुद्रा उसे अपने समकालीन शासकों से काफ़ी आगे का शासक सिद्ध करती है, वहीं दूसरी ओर यह उसे उसकी विफलता को भी दर्शाती है कि शासक के तौर पर वह अपने प्रशासनिक संगठन पर उसकी पकड़ काफ़ी कमज़ोर थी। वह प्रशासनिक रूप से इस पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया, न ही अपने राजस्व प्रशासन को इतना मजबूत बना पाया कि वह इस गलतियों की ओर ध्यान दे और जनता के बीच विश्वास पैदा करे। तीसरा प्रयोग उसका था दोआब में कर वृद्धि। दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच के हिस्से को, जो मैदानी भाग होता है उस हिस्से को दोआब कहते हैं। चूँकि पहले के प्रयोगों के कारण राजकोष पर काफ़ी दबाव बढ़ चुका था, अब सुल्तान को अधिक धन की आवश्यकता थी। तो अपने पूर्ववर्ती शासकों को देखते हुए उसने दोआब क्षेत्र में लगान में वृद्धि कर दी। लगान में 5 से 10% तक की वृद्धि कर दी गई। सुल्तान का मानना था कि यह भूमि काफ़ी उपजाऊ है, अतः यहाँ की उपजाऊ क्षमता के आधार पर किसान इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन परिणाम इसका उल्टा रहा। दोआब क्षेत्र के किसान विद्रोह पर उतर गए। उसने लगान में वृद्धि के खिलाफ विद्रोह कर दिया। परिणाम हुआ कि सुल्तान को इसे वापस लेना पड़ा। हालांकि सुल्तान ने इतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं की थी और पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा कठोरतापूर्वक इसकी वसूली भी की गई थी, या पहले से दोआब क्षेत्रों से अधिक वसूली की गई थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दोआब में वृद्धि की, उस समय समस्या यह हुई कि उस समय अकाल
इन क्षेत्रों में अकाल का प्रभाव पैदा हो गया, अकाल पड़ गया और उस दौरान भी सुल्तान के कर्मचारी निष्ठुरतापूर्वक कर वसूलने में लगे रहे। अधिकारियों द्वारा कठोरतापूर्वक कर वसूली के कारण किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया। बाद में इस समस्या के समाधान के लिए, अकाल से बाहर निकलने के लिए सुल्तान ने किसानों के बीच ऋण, बीज आदि भी उपलब्ध करवाएं, किंतु ये इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला, क्योंकि एक तो यह सहायता देर से दी गई थी और दूसरा इसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया था। सुल्तान के प्रशासनिक अधिकारी इस दिशा में संवेदनहीन और भ्रष्ट आचरण अपनाए हुए थे। तो जहां कठोरता से लगान वसूली किसानों को असंतोष तक ले गया, विद्रोह तक ले गया, वहीं राज्य के द्वारा जो सहायता दी गई ऋण के रूप में या बीज के रूप में, ये सारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और यह भी किसानों को देर से दिया गया। परिणाम हुआ कि राजस्व क्षेत्र में जो लगान में वृद्धि की गई थी उसका लाभ राजकोष को नहीं मिल पाया। इस योजना पर अगर विचार करें तो इसे भी बहुत बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुल्तान जो है वो पूरे राज्य में लगान पर वृद्धि नहीं करता है, बल्कि उन क्षेत्रों पर जिसे सबसे ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश माना जाता है, जो हिस्सा साम्राज्य का सबसे उपजाऊ हिस्सा है, केवल उस हिस्से पर उसने 5 से 10% तक के लगान की वृद्धि की थी। वहाँ उत्पादन का स्तर इतना अच्छा था कि उसे अगर उस पर अगर अधिक लगान लिया जाए तो किसानों को देने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सुल्तान के अधिकारी जो हैं, उनके कारण सुल्तान का यह प्रयोग असफल रहा। पहले तो इस क्षेत्र में जब अकाल पड़ा तो उन्हें सहृदयता दिखानी चाहिए, लेकिन सुल्तान के अधिकारी निष्ठुरतापूर्वक कर वसूली पर अड़े रहे। परिणामतः विद्रोह की शुरुआत हो गई और जब सुल्तान तक यह समाचार गया, सुल्तान ने जो सहायता भिजवाई वह सहायता किसानों तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो चुकी थी। खेती का समय बीत चुका था और जो सहायता पहुंचाई भी गई उसे बीच के अधिकारियों ने अपने जेब में रख लिया। तो भ्रष्टाचार के कारण किसानों तक वास्तविक सहायता पहुंच भी नहीं पाई। इस कारण से यह दोआब में कर वृद्धि की योजना असफल हो गई। वास्तव में यहाँ गड़बड़ी हुई थी कि सुल्तान और जनता के बीच सीधा संवाद टूटा हुआ था। सुल्तान तक वास्तविक स्थिति पहुँच ही नहीं पाती थी और न ही सुल्तान ने कभी दोआब क्षेत्रों में उस समय के वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए अपने राजमहल से निकलकर देखने की कोशिश की या जानने का प्रयास किया। वह अपने अधिकारियों पर निर्भर रहा और अधिकारियों का संवेदनहीन और भ्रष्ट आचरण जो है वो इस प्रयोग को पूरी तरह असफल कर दिया। उस समय किसानों को राज्य के द्वारा ऋण और बीज उपलब्ध करवाना, जैसे कि आधुनिक राज्य करते हैं, यह एक बड़ी बात थी, लेकिन इस पर भी वह नज़र नहीं रख सका कि यह वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचता है या नहीं। इसी तरह उसने कृषि के सुधार के लिए एक अलग से विभाग बनाया, दीवाने कोही की स्थापना की, एक अधिकारी अमीर कोही नाम के अधिकारी की नियुक्ति की और उसके अपने कृषि विभाग के अंतर्गत दीवाने कोही के अंतर्गत एक राजकीय कृषि फर्म का निर्माण किया, जिस पर सिंचाई, बीज, खाद आदि की सुविधा दी गई। वहाँ पर एक बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में वहाँ पर धन लगाया गया। इस योजना का दो पहलू था, एक था कृषि विस्तार करना और दूसरा था फसलों में सुधार लाना। फसलों में मतलब वो एक फार्म हाउस की तरह उसे डेवलप करने का प्रयास किया गया, ताकि वहाँ पर नवीन फसलों या उन्नत फसलों को लगाकर किसानों को बाद में इस प्रयोग के बारे में समझाया जा सके। खेती के परंपरागत तरीकों से अलग हटकर प्रयोग के तौर पर यह काम करके किसानों के बीच खेती के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके या अधिक उन्नत तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को प्रश्रय दिया जा सके। लेकिन यह योजना असफल हुई। सबसे बड़ी कमी इस योजना में यह थी
कि इस योजना के तहत जिस जगह को फार्म हाउस डेवलप के लिए चुना गया वह भूमि बंजर थी। मतलब कि बंजर भूमि को योजना के लिए कृषि फॉर्म के रूप में बदलने के लिए चुन लिया गया। इसमें सबसे अधिक गौर करने वाली बात यह थी कि इस योजना को जो लोग को लागू करने को दिया गया था वो अयोग्य थे, लालची थे, भ्रष्ट थे और नैतिकता से रहित थे। बर्नी भी लिखता है कि इस योजना की विफलता का कारण यह था कि इस योजना को क्रियान्वित करने वाले लोग जो थे वह अयोग्य और लालची थे। उन्हें स्थानीय स्थिति की कोई समझ नहीं थी, उसे खेती से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ऋण वितरण के प्रयोजन से मिले धन को उसने अपने निजी खर्च और आवश्यकताओं में लगा दिया। कृषि फार्म हाउस डेवलप के लिए जो ज़मीनें चुनी गई थी वह बंजर ज़मीन थी और वही सुल्तान को दिखाया गया उसे ही आदर्श कृषि केंद्र के रूप में डेवलप करने के लिए उसी जगह को बना दिया गया। परिणाम पहले से ही तय था कि योजना जो है वो असफल होनी ही थी। सुल्तान की सोच आगे की थी। वह जैसे अभी कृषि केंद्र के रूप में बड़े बड़े फार्म हाउस को डेवलप करके नवीन अनुसंधानों को चलाकर किसानों को प्रेरित किया जाता है, उन्नत बीज तैयार किए जाते हैं, किसानों को ऋण दिया जाता है, जैविक खाद वगैरह वितरित किए जाते हैं। तो सुल्तान की सोच अपने समय से काफ़ी आगे की थी। वह एक ऐसे केंद्र के रूप में कृषि विभाग को अलग से स्थापित करके किसानों को इस रूप में मदद करना चाहता था ताकि उत्पादन का स्तर बढ़े। अगर उत्पादन बढ़ता है तो राजकोष भी बढ़ेगा, क्योंकि राजकोष का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो लगान से ही आता है। तो उसने किसानों की आय को बढ़ाते हुए राजकोष के आय को बढ़ाने का फैसला किया, या उसे ध्यान में रखते हुए राजकोष की आय को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर के तरीके को, कृषि अनुसंधान के तरीकों को बढ़ाने का उपाय सोचा, लेकिन अयोग्य अधिकारी के जिम्मे इस योजना को दे दिया गया। इस योजना के सफल संचालन पर नज़र नहीं रखी गई। अगर सुल्तान व्यक्तिगत रूप से इस योजना के प्रति सचेत होता या इससे संबंधित अधिकारियों पर, इस योजना से जुड़े हुए व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखता या कड़ाई से जिम्मेवारी सौंपता तो हो सकता है यह योजना सफल होती। लेकिन यह योजना भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। अयोग्य अधिकारियों के जिम्मे यह योजना सौंप दी गई, जिसने पूरे राशि को अपने निजी हितों, निजी खर्च आवश्यकताओं के ऊपर लगा दिया। इसका अंतिम प्रयोग जो था सैनिक अभियान, वो खुरासान और कराचिल, ये दो जगह है। खुरासान जो है वह वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक के दूरदर्शितापूर्ण कदम का परिचय देता है। मध्य एशिया की राजनीति में उस समय परिवर्तन आ गई थी और वहाँ पर राजनीतिक शून्यता हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि अगर इस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत अपने द्वारा स्थापित शासक को स्थापित कर दे या इस क्षेत्र में अपना प्रभाव अगर स्थापित कर ले, तो मध्य एशिया से होने वाले आक्रमण या जो भी हमले होते हैं दिल्ली सल्तनत पर, वो सदा के लिए रुक जाएंगे और वहाँ से मध्य एशिया, केंद्रीय एशिया की ओर नज़र रखना आसान हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य जो विदेशी व्यापार भूमि के माध्यम से होता था, उस पर कड़ी नज़र रखी जा सकती थी। वह रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पैनी नज़र और साम्राज्य की सीमा दोनों एक साथ उससे सुरक्षित हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि इस क्षेत्र में मंगोल नेता और मिस्र दोनों के शासकों की नज़र थी। जब तक मोहम्मद बिन तुगलक की सेना, इसके लिए उस क्षेत्र में विजय के लिए उसने अलग से सेना, एक बड़ी सेना का गठन किया था। 3.5 लाख सैनिक भर्ती किए थे और उस सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया गया था। लेकिन जब इस योजना को
इस योजना पर कार्य करने के लिए समय निर्धारित किया गया था। जब सेना को उस क्षेत्र में भेजा गया विजय के लिए, उस समय तक मध्य एशिया में की राजनीति में भी परिवर्तन हो गया था और इस परिवर्तन के कारण वहाँ जो राजनीतिक शून्यता थी वह भर दी गई थी। मंगोलों ने उस पर अपना नियंत्रण कर लिया था। अगर उस क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक को सफलता मिल जाती तो मंगोल, ईरान, मिस्र वगैरह क्षेत्रों में उसकी सामरिक बढ़त मिल जाती, लेकिन राजनीतिक शून्यता समाप्त हो गई, स्थिति में परिवर्तन हो गया। उस स्थिति में अपनी सेना को उस ओर भेजना खतरे से खाली नहीं था। परिणामतः उसने अपनी यह योजना स्थगित कर दी। इसमें बड़ी मात्रा में धन का अपव्यय भी हुआ, सेना में असंतोष भी फैला और साम्राज्य को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यह योजना सुल्तान का पागलपन नहीं था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन पर उसका सीधा नियंत्रण नहीं था। जब योजना बनाई गई उस समय वहाँ राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी और सुल्तान उस शून्यता को अपने द्वारा अपनी ताकत के बल पर भरना चाह रहा था, तो उसके लिए एक सराहनीय कदम था। चूँकि एक बड़े दूरी वाले इलाकों को जीतना था तो उसके लिए पर्याप्त तैयारी के बिना कूदा नहीं जा सकता था। तैयारी के लिए उसने 1 वर्ष का समय लिया और उसने उसके लिए आवश्यक साजो सामान भी जुटाएं, लेकिन जब उस दिशा में कार्य करने का समय आया तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदल चुकी थी। इस बदलती हुई स्थिति पर सुल्तान का सीधा कोई नियंत्रण नहीं था और इसी कारण से उसकी यह योजना असफल हो गई। इसी प्रकार हिमालय का तराई भाग कराचिल में उसने खुसरो मलिक के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। खुसरो मलिक सुल्तान की आज्ञा के विपरीत हिमालय की तराई से आगे बढ़ते हुए तिब्बत की ओर बढ़ गया। मौसम की मार की वजह से उसकी सेना जीतते हुए तो आगे बढ़ी, लेकिन उसकी सेना मौसम की मार की वजह से नष्ट हो गई और यह अभियान भी अधूरा रहा, क्योंकि सेना के नष्ट हो जाने के बाद उस क्षेत्र में प्रभावी नियंत्रण रखना असंभव हो गया। वास्तव में सुल्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना प्रभाव सुदृढ़ करना चाहता था, क्योंकि यह क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। यह सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का हिस्सा पड़ता था। अगर सुल्तान यहाँ इन क्षेत्रों को अपने हिस्सों में कर लेता तो उसे मंगोल आक्रमण से, चीनी साम्राज्य की ओर से होने वाले आक्रमणों से बढ़त मिल जाती, लेकिन सुल्तान का यह अभियान जो है वह सफल होते हुए भी असफल हो गया। उसकी सेना वापसी में नष्ट हो गई। मौसम की मार से, भारी बर्फबारी से उसकी सेना नष्ट हो गई। तो अब सुल्तान के इन कार्यों के आधार पर उसका जो विश्लेषण किया जाता है, जो उसके प्रयोगों के प्रति प्रयोगों की सफलता और असफलता की बात जब निकलती है, उस पर जो नज़र डाला जाता है, तो बहुत सारे इतिहासकार सुल्तान को पागल साबित करने का प्रयास करते हैं या सुल्तान को अगंभीर दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह परियोजना असफल इसलिए हुई कि वह सही पद्धति या योग्य व्यक्तियों के द्वारा क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। प्रशासनिक पकड़ नहीं रखने का मोहम्मद बिन तुगलक दोषी हो सकता है, लेकिन इसने जो योजना बनाई या जिन नीतियों के तहत कार्य किया, जिन क्षेत्रों में कार्य किया, वह इसका पागलपन नहीं माना जा सकता है। वह अपने अधिकारियों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित नहीं रख पाया। इसके कारण उसकी ये योजनाएं असफल साबित हुई और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पाया। इसलिए इसकी यह योजना असफल साबित हुई। नहीं तो अगर ये योजना उसकी ये सारी योजना सफल रहती तो हो सकता है कि भारत का इतिहास कुछ और ही रहता या तुगलक वंश का इतिहास कुछ और ही रहता। ये काफ़ी प्रगतिशील योजनाएं थी जो अपने समय से काफ़ी आगे, मोहम्मद बिन तुगलक को अपने समय से काफ़ी आगे सिद्ध करती है, काफ़ी आगे की सिद्ध करती है। सबसे बढ़कर अगर इस योजना के आधार पर ही केवल उसके शासन कार्य का मूल्यांकन होता तो हो सकता है कि इसके बाद भी सुल्तान के का शासन समाप्त हो जाता, बल्कि इस योजनाओं के बाद भी सुल्तान 10 वर्ष का लंबा शासन करता है और एक विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह कहना
कि यह योजना जो है वो सुल्तान के दिमागी सनक का नतीजा थी या बेवकूफ़ी भरी हरकत थी, यह कहीं से भी उचित नहीं लगता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग नए विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।